कक्षा 11 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पिछली क्लासेस में हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट फर्स्ट भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके हमने 3 भाग इससे पहली वाली क्लासेस में देख लिए। आज हम इसका चौथा भाग देख रहे हैं मात्रक और मापन का। जो पिछली क्लास है उससे आगे आज हम देखेंगे इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या अध्ययन करने वाले हम देखते हैं। आज हम देखेंगे लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, लंबाई का मापन किस प्रकार से करते हैं। लंबाई क्या है, एक मूल राशि है, तो उसका मापन किस प्रकार से होता है उसको आज हम देखते हैं। तो लंबाई का मापन, तो लंबाई के मापन की 2 विधियां हैं। एक प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, और एक अप्रत्यक्ष विधि है। 2 तरीके से आप लंबाई का मापन कर पाते हैं या लंबाई का मापन कर सकते हैं 2 विधियों से, एक प्रत्यक्ष विधि द्वारा और एक अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि, जो पहली विधि है आपकी डायरेक्ट मेथड जो है, किसे कहते हैं, क्या होता है ये प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी दी है, यहाँ पर इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मापन यंत्रों और उपकरणों की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसी यंत्र या किसी उपकरण की सहायता से आप प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, यहाँ पर मापन करते हैं प्रत्यक्ष विधि में। जैसे आपके पास मीटर स्केल है, मीटर पैमाना है जैसे, ठीक है, मीटर पैमाने द्वारा। वर्नियर कैलिपर्स है, इसका प्रयोग आपने आगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप इसका उपयोग करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का। इससे भी मापन होता है लंबाई का। स्क्रू गेज या पेच मापी, ठीक है, इससे भी मापन होता है। गोलाई मापी या स्फेरोमीटर द्वारा लंबाई का मापन होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। यानी ये आपके पास उपकरण होते हैं, मीटर पैमाना जैसा है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज या पेच मापी इसको हिंदी में कहते हैं, गोलाई मापी या स्फेरोमीटर है। तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष आप इन उपकरणों की सहायता से क्या करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं। इस विधि में जो है, जो ये विधि है, इस विधि द्वारा 10⁻5 मीटर, यानी आप इसको दशमलव में लिखें तो 0.00001 मीटर, दशमलव के बाद 4 जीरो फिर 1 मीटर, 10⁻5 मीटर है, से लेकर 10⁻2 मीटर यानी 100 मीटर तक मापन किया जा सकता है। यानी छोटी से छोटी दूरी प्रत्यक्ष विधि से हम सबसे छोटी दूरी कितनी नाप सकते हैं, 10⁻5 मीटर तक। ठीक है, अगर मिलीमीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। ठीक है ना, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 से अगर इसको गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। यानी सबसे कम हम इतना माप सकते हैं। मिलीमीटर में कहेंगे तो ऐसा, और मीटर में कहेंगे तो 0.00001 मीटर या 10⁻5 मीटर आप कह सकते हैं। सबसे कम प्रत्यक्ष विधि में हम कितना नाप सकते हैं, 10⁻5 मीटर तक, और अधिक से अधिक कितना नाप सकते हैं हम, 100 मीटर तक प्रत्यक्ष विधि द्वारा। 10⁻2 मीटर तक मापन किया जाता है, किसमें, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अप्रत्यक्ष विधि दूसरी है। अप्रत्यक्ष विधि क्या है, अप्रत्यक्ष विधि में मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम यंत्र और उपकरण की सहायता का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कुछ विशेष विधियों और तकनीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा मापन किया जाता है। ठीक है ना, इसमें प्रत्यक्ष यंत्र या उपकरण को लेकर हम मापन नहीं करते हैं, बल्कि कुछ विशेष विधियां होती हैं, कुछ विशेष तकनीक होते हैं तथा सूत्र होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। इस विधि द्वारा क्या होता है, जो 100 मीटर से ऊपर की होती है या 10⁻2 मीटर से ऊपर की जो दूरियां हैं, उनका मापन इस अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। से बड़ी की मापन किया जाता है। अथवा 10⁻5 मीटर, 10⁻5 मीटर से छोटी माप
का मापन इसके द्वारा किया जाता है अप्रत्यक्ष विधि में। 100 मीटर से ऊपर या 10⁻² मीटर से ऊपर के जो मापे हैं उनका मापन किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। या 10⁻5 मीटर से जो छोटी मापे होती हैं उनका मापन किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि के बारे में जानकारी थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मापन की कुछ अप्रत्यक्ष विधियां निम्न हैं। अब जो मापन की 2 विधियां हमने बताई है आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं आगे वह है अप्रत्यक्ष विधियों का, कि अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा मापन किस प्रकार से होगा। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बड़ी दूरियों का मापन भी हो जाता है, जो 10⁻² या 100 मीटर से ऊपर की दूरियां होती है, और छोटी दूरियों का मापन भी होता है जो कि 10⁻5 मीटर से छोटी होती है। तो इस पर पहले हम बड़ी दूरियों का मापन देख रहे हैं। जो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बड़ी दूरियों का मापन है वो किस प्रकार से करेंगे, बड़ी दूरियों का मापन। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है, बड़ी दूरियों के मापन में हमने जो करना है, जिसकी जानकारी हमने लेनी है यहाँ पर, जिसको समझना है, आकाशीय या खगोलीय पिंडों के आकार की माप ज्ञात करना। जो आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड है उनके आकार की माप ज्ञात करना है हमने, किस विधि द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है। तो आकाशीय पिंडों के बीच आप जानते हैं बहुत अधिक दूरी होती है, तो बड़ी दूरियों का ये मापन है। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है या कोई ग्रह है, इनकी आप जो दूरी, पृथ्वी से दूरी ज्ञात करेंगे वो किस विधि द्वारा करेंगे? इस विधि द्वारा आप करेंगे। ये मैंने लिख दिया है। इस विधि द्वारा आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह हैं, विभिन्न ग्रह हैं, ग्रहों आदि का व्यास का निर्धारण किया जाता है। इससे व्यास निकाला जाता है। सूर्य का व्यास कितना है, या चंद्रमा का व्यास कितना है, या ग्रहों का व्यास कितना है, तो वो इस विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। उनका आकार मतलब उनका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है। आकाशीय पिंड जो आकाश में आपको दिखाई देते हैं, जो पिंड आपको दिखाई देते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, इस प्रकार के पिंड। ठीक है। इनका जो लंबाई, जो विधि, जो लंबाई का मापन होता है किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेंगे, कोई भी हम ले लेंगे, चंद्रमा सूर्य ग्रह में से एक। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को ले रहे हैं क्योंकि सबसे नज़दीक आपको चंद्रमा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पृथ्वी के निकट जो सबसे नज़दीक का जो खगोलीय पिंड है या आकाशीय पिंड, खगोल का मतलब आप जानते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी जो है आपका, जो आकाश में जो पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं, उपग्रह दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे खगोलीय पिंडों के अंतर्गत आते हैं। तो चंद्रमा भी एक क्या आपका खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड है। चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह हैं बहुत सारे आपके सौर मंडल में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चंद्रमा का एक उदाहरण ले रहे हैं। आगे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आकाशीय पिंडों का आकार ज्ञात करना है, यानी व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो हम कहाँ पर खड़े हैं? पृथ्वी पर खड़े हैं। तो सबसे पहले हम एक पृथ्वी को मान लेते हैं। ये पृथ्वी है, जो ये नीले रंग की जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये पृथ्वी है। यहाँ पर ये नीले रंग की पृथ्वी है। ठीक है। यहाँ पर अब इस पृथ्वी पर मान लीजिए एक बिंदु हम ले लेते हैं जहाँ से हम चंद्रमा को देख रहे हैं, उसको कहते हैं प्रेक्षण बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे? प्रेक्षण बिंदु, जहाँ से हम चंद्रमा को देखते हैं। तो पृथ्वी पर हमने एक ही बिंदु ले लिया है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिंदु है। यहाँ पर ये बिंदु ले लिया। इस बिंदु को नाम दे देते हैं पी। ये पी बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर, ये पी बिंदु हो गया यहाँ पर। ठीक है। ये पी बिंदु पृथ्वी पर स्थित है, जहाँ से आप चंद्रमा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। अब चंद्रमा आपके पास है, चंद्रमा हमने बना दिया यहाँ पर, ये चंद्रमा है। अब इस चंद्रमा की परिधि पर आपने 2 बिंदु लेने हैं, ए और बी। ये 2 बिंदु ले लिए हमने, एक बिंदु ले लिया, ये ए बिंदु हो गया एक साइड, एक परिधि पर, और दूसरी साइड ये दूसरा बिंदु हो गया, इसको हमने कह दिया बी। परिधि पर 2 बिंदु ले लिए। और अगर ये जो 2 बिंदु हैं ए और बी, इस चंद्रमा के केंद्र से होकर अगर कोई रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाती है, वो क्या कहलाता है? इसका व्यास। तो ये ए और बी को मिलाने वाली एक रेखा है जो उसके केंद्र से होकर जा रही है, और इसको हमने कहते हैं व्यास, डी। डी फॉर डायमीटर, व्यास। ठीक। चंद्रमा पर ये 2 बिंदु लिए हमने, ए और बी, ये 2 बिंदु लिए यहाँ पर
इसकी परिधि पर ए बी को मिला दिया और ये ए बी क्या प्रदर्शित कर रहा है, इस चंद्रमा का व्यास डायमीटर डी प्रदर्शित कर रहा है। फिर से इतनी बात को समझ लीजिए, आपके पास आप पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर हैं, ठीक है। पृथ्वी पर एक बिंदु हमने क्या लिया, पी लिया, जहां से हम चंद्रमा को देख रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा को देख रहे हैं, इस चंद्रमा पर हमने दो बिंदु लिए ए और बी, ए और बी को मिलाया जो किसके केंद्र से होकर जा रही है। तो अब ये जो ए बी रेखा है ये क्या प्रदर्शित करेगी, इस चंद्रमा का व्यास डायमीटर प्रदर्शित करेगी, डी फॉर डायमीटर, हिंदी में व्यास कहते हैं उसको। तो ये डी हमने निकालना है, जो कैपिटल डी है ए और बी के बीच की दूरी, यानी आकार, चंद्रमा का आकार निकालना है। चंद्रमा का आकार कैसे पता चलेगा, उसका हमने यहाँ पर क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो अब क्या करते हैं हम, अब इसको ए पी और बी पी को हम मिला देंगे। ये हमने ए पी मिला दिया और इस दूरी को हमने मान लिया एस, ये दूरी एस है, ठीक है। ये बी पी और ए पी और बी पी को मिला दिया और ये जो माध्य दूरी है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ए पी और बी पी को हमने मिलाया तो अब देखो यहाँ से एक कोण बन रहा है, ए बी द्वारा इस बिंदु पी पर एक कोण बन रहा है, ये दिखाई दे रही होगी आपको नीली रेखा, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ए बी द्वारा बिंदु पी पर एक कोण अंतरित हो रहा है। तो मान लीजिए वो कितना है, थीटा, थीटा हमने पहले बताया था ग्रीक वर्ड है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये ए बी द्वारा जो ए बी जो बिंदु हैं चंद्रमा की परिधि पर या चंद्रमा पर, उसके द्वारा बिंदु बी पर, बिंदु पी पर जो प्रेक्षण बिंदु है हमारा, वहाँ पर कितना कोण बन रहा है, थीटा। यानी चंद्रमा द्वारा जो पृथ्वी पर खड़ा प्रेक्षक है या प्रेक्षण बिंदु है उस पर कितना कोण अंतरित हो रहा है, हमारा थीटा कोण अंतरित हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया। पृथ्वी थी, वहाँ पर एक बिंदु पी था, चंद्रमा को देख रहे हैं बिंदु पी से, चंद्रमा पर दो बिंदु हैं ए और बी, ए बी को मिलाया तो ये ए बी क्या प्रदर्शित कर रही है, चंद्रमा का डायमीटर व्यास प्रदर्शित कर रही है। ए पी और बी पी को मिलाया तो जो ये कोण अंतरित हो रहा है, जब हम P से चंद्रमा को देख रहे हैं, इस P बिंदु से, जो ये P बिंदु है, इस P बिंदु से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा द्वारा इस बिंदु P पर कितना दर्शन कोण बन रहा है, कितना कोण अंतरित किया जा रहा है, थीटा कोण बनाया जा रहा है। जो ये AP और BP दूरियां हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी पर है, अगर हम देखें P से, पृथ्वी से देखें चंद्रमा, तो चंद्रमा बहुत अधिक दूरी पर हमसे, तो हम ये ए से पी की दूरी या बी से पी की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी है, ये ए पी दूरी या बी पी दूरी को एक समान मान सकते हैं, एक माध्य दूरी ले सकते हैं। और माध्य दूरी हमने कितनी ले ली, मान लीजिए एस ले ली, ठीक है। ये ए पी की दूरी भी हमने एस ले ली और बी पी की दूरी भी एस ले ली। ये एस ले ली क्योंकि चंद्रमा बहुत अधिक दूरी पर है, तो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, तो हम क्या मान सकते हैं कि जो ए और ये बी बिंदु हैं ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, कंपेरिजन टू किसकी तुलना में, एस की तुलना में, जो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है, जो ये दूरी है, इस दूरी की तुलना में ये ए बी दूरी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, चंद्रमा का व्यास क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये ए पी दूरी है और ये बी पी दूरी है बराबर है, दोनों को हमने कितना मान लिया, यहाँ पर एस मान लिया। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ये है, जो अभी हमने कहा यहाँ पर कि चंद्रमा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि चंद्रमा पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षण बिंदु P से चंद्रमा को दूरदर्शी के माध्यम से, किसी दूरबीन या दूरदर्शी, आगे हम पढ़ेंगे 12th में प्रकाशिकी में, दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शियाँ होती हैं, जिससे आप ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, ठीक है ना, आकाश के तारों को देखते हैं, तो उस खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से देखा जा रहा है, बिंदु P से चंद्रमा को देखा जा रहा है, किसी दूरबीन या दूरदर्शी के माध्यम से देखा जा रहा है। और चंद्रमा का जो ये व्यास है, ए बी जो ये व्यास है, वो कितने के बराबर है, कैपिटल डी के बराबर है, जो हमें ज्ञात करना है। द्वारा परीक्षण बिंदु P पर अंतरित कोण, इस व्यास ए बी द्वारा, ये डी जो व्यास है या ए बी बराबर डी व्यास है, इसके द्वारा इस परीक्षण बिंदु P पर कितना कोण बनाया जा रहा है, थीटा कोण बनाया जा रहा है। जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी, ये पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी क्या है, एस है, एस मान लिया हमने, ठीक है। ये चीज़ हमने डायग्राम से आपको स्पष्ट कर दी, ये लिख भी दिया हमने यहाँ पर। तो अब आपको मालूम है, हमारे पास एक सूत्र था जिसका प्रयोग हमने पिछली कक्षा में भी किया था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो उस सूत्र को यहाँ पर लिख देंगे, उसका प्रयोग हमने करना है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या।
ये सूत्र आ गया, आप कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर कोण कौन है, थीटा है। कोण कौन है यहाँ पर, थीटा, बराबर चाप कौन है, देखो चाप कौन होगा, ये ए से बी तक ये जो दूरी है ये वाली, ये होगा चाप, यहाँ से लेकर ये गोलाई वाला भाग, ये लाल वाला भाग है जो ये वाला, बात समझ में आ रही हो। चाप कौन सा है, ये ए से बी तक का ये चाप लेना हमने, ए से बी तक का चाप ये वाला, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है इसमें, त्रिज्या का मतलब है ये दूरी, यहाँ पर त्रिज्या कौन होगी, ए से पी तक की दूरी या बी से पी तक की दूरी, ये त्रिज्या है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट किसको ले रहे हैं हम, यहाँ पर सेंटर पॉइंट किसको लेंगे आप, पी को मान कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा बराबर ये चाप ए बी, ये चाप ए बी हो गया, जो ये चाप ए से बी तक की दूरी है, चाप ए बी बटा ये एस दूरी, त्रिज्या की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर एस। यहाँ पर हम बिंदु पी को केंद्र मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये एक वृत्त है जहाँ इसकी त्रिज्या कितनी है, एस है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, त्रिज्या की जगह आप क्या रखेंगे, एस। अब देखें यहाँ पर जो ये थीटा कोण होगा ये बहुत छोटा होगा, बहुत अल्प होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो ये दूरी s है, जो अभी हमने कहा, ये दूरी s जो है इस d की तुलना में, कैपिटल D की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है। या ये थीटा बहुत अल्प है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये थीटा बहुत छोटा है। तो जब ये थीटा बहुत छोटा है तो जो ये आपका ये चाप ए बी है ये किसके बराबर होगा, इस डायमीटर ए बी, व्यास ए बी के बराबर हम रख सकते हैं। यानी जहाँ पर चाप ए बी लिखा हमने वहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, व्यास ए बी रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब है ये चाप ए बी और जो इसका व्यास ए बी है, व्यास ए बी कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्यास ए बी है, और चाप ए बी कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाप है, ये बाहर वाली दूरी। तो आप इन दूरियों को लगभग समान मान सकते हैं क्योंकि आप बहुत दूर से इसको देख रहे हैं, बहुत अधिक दूरी से देख रहे हैं, एस ज़्यादा है कंपेरिजन टू डायमीटर के। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि थीटा जो कोण बना है यहाँ पर ये बहुत छोटा कोण बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जब आप चंद्रमा को देख रहे हैं तो आपको ये ए और बी बहुत नज़दीक, एक दूसरे के बहुत पास पास लगेंगे कंपेरिजन टू ये एस दूरी की, जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो आप यहाँ पर चाप ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, व्यास ए बी रख सकते हैं। क्या रखेंगे, थीटा बराबर चाप ए बी की जगह क्या रख देंगे, थीटा बराबर व्यास ए बी बटा एस। तो हमने यहाँ पर रख देना है, आगे हम देखते हैं इसको। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, थीटा क्या है, अल्प है, बहुत छोटा है। तो थीटा अल्प है तो क्या होगा, चाप ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, व्यास ए बी, जैसे अभी हमने बताया आपको, चाप ए बी की जगह व्यास ए बी रख सकते हैं। तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, व्यास ए बी, अभी पीछे हमने देखा था कि चाप ए बी था, अब चाप ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, व्यास ए बी, ठीक है। तो अब व्यास ए बी का मान कितना है, आपने अभी देखा कि जो हमने ये देखा था, ये व्यास ए बी यहाँ से यहाँ तक ए और ये बी, एक बी के बीच की दूरी कितनी थी, डी, व्यास ए बी का मान कितना था, डी था। तो यहाँ पर व्यास ए बी की जगह कितना रख देंगे, डी, यह आ जाएगा थीटा बराबर डी बटा एस, ठीक है। इस व्यास ए बी की जगह कितना रख दिया, डी। अब ये एस यहाँ गुणा होगा, यहाँ जाएगा पक्षांतर, थीटा गुणा एस बराबर क्या लिख सकते हैं आप, इसको डी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, डी बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा गुणा एस, या थीटा एस भी लिख सकते हैं इसको, डी बराबर थीटा एस। बात समझ में आ रही, ये एस का गुणा यहाँ थीटा से होगा तो थीटा गुणा एस होगा बराबर डी, और डी बराबर थीटा गुणा एस। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया कि डी बराबर थीटा एस, डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पर, एस को गुणा थीटा और पक्षांतर कर दिया, डी बराबर थीटा। तो यही आपने निकालना था, डी क्या है, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास निकालना था या चंद्रमा का आकार निकालना था, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी खगोलीय पिंड या किसी भी आकाशीय पिंड का क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चंद्रमा का आकार या व्यास याद कर सकते हैं। तो ये एक विधि है लंबाई ज्ञात करने की, एक तरीका है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है ना। इसमें हमने न तो मीटर स्केल का उपयोग किया, न वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया, न स्फेरोमीटर का यूज़ किया, न पेच मापी का यूज़ किया, बल्कि कुछ टेक्निक्स, कुछ विधियों से और कुछ सूत्रों के हेल्प से हमने
ये आकार ज्ञात किया, यानी लंबाई ज्ञात की अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका था। इसमें एक और तरीका है, उसको देखते हैं आगे। अब दूसरा तरीका है, बी है लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। देखो, लंबन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, आप इसको दो विभिन्न पॉइंट से देख रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पी पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट है। दो विभिन्न स्थितियों से देख रहे हैं। एक बार यहाँ से देख रहे हैं इस वस्तु को, ये जो वस्तु एक्स पर स्थित है, पी से देख रहे हैं आप एक बार एक्स वस्तु को, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, दृष्टि लंबाई हो गई, इस तरह से होगी, आप इस तरह से देखेंगे। और जब आप बिंदु पी से बिंदु क्यू से देखेंगे को, यहाँ से यहाँ पर खड़े होंगे, तब आपकी लाइन ऑफ साइट ये होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक आपका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन होगा, उसको हम कहते हैं लंबन एंगल, पैरेलैक्स एंगल, लंबन कोण यहाँ पर कहते हैं। जो ये कोण बन रहा है, जितना ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लाइन ऑफ साइट के बीच, जो एक कोण बन रहा है, जो डिफरेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कहलाता है लंबन एंगल। ठीक है, या लंबन कोण कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। तो इसी का प्रयोग करना है, हमने दो विभिन्न स्थितियों को लेना है, और वहाँ पर क्या बनेगा, इसके कारण से क्या होगा, वहाँ पर एक लंबन कोण बनेगा। तो लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। अब इसके द्वारा क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड द्वारा हम जो खगोलीय पिंड हैं उनकी दूरी ज्ञात करते हैं। पर इसके लिए भी एक यहाँ पर कंडीशन है कि जो लंबन विधि द्वारा है, कुछ समीपवर्ती तारों या ग्रहों की दूरी का निर्धारण किया जाता है, कितनी दूर वो हमसे है, किंतु जो दूरी है उन ग्रहों की या तारों की, वो 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी का होना चाहिए। प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फिलहाल ये समझ लीजिए, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार से 100 प्रकाश वर्ष का मतलब, प्रकाश अगर 100 साल चला, ठीक है, तो 100 साल में वो कितना प्रकाश चला है, वो दूरी कहलाती है 100 प्रकाश वर्ष। तो उस दूरी से कम की दूरियां के तारे या ग्रहों की दूरियों का निर्धारण हम किस विधि द्वारा करते हैं, इस लंबन पैरेलैक्स मेथड द्वारा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसमें होगा, लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर ये तारा ले लिया, आप देख रहे होंगे, इस तारे का नाम दे दिया हमने एस। ठीक है, हमने किसी तारे की दूरी ज्ञात करनी है, कहाँ से, पृथ्वी से। तो एक तारा है जो 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी पर है, 100 प्रकाश, पृथ्वी से उसकी दूरी 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी पर होनी चाहिए, उससे अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए, उससे कम ही दूरी पर होना चाहिए, यानी 100 प्रकाश वर्ष तक। तो ये तारा हमने यहाँ पर ले लिया, आप देख रहे होंगे, ये तारा हमने ले लिया एस, एस फॉर स्टार, तारे को एस कहते हैं। अब कहाँ से देख रहे हैं हम इसको, पृथ्वी से, ये पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी से इस तारे को देखा जा रहा है। ठीक है, अब इस तारे को हम दो विभिन्न स्थितियों से देखेंगे पृथ्वी से। ये एक पहला बिंदु हमने ये यहाँ पर ये खींच दिया, इस बिंदु से हम देख रहे हैं तारे को, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ए, ये नाम ए दे दिया। यहाँ पर आप बिंदु ए देख रहे होंगे, इस बिंदु से किसको देखा जा रहा है, तारे को देखा जा रहा है एक बार। ठीक है, और एक बार ये दूसरा बिंदु है बी, यहाँ से भी तारे को देखा जा रहा है। पृथ्वी पर दो बिंदु हैं ए और बी, आप एक ही समय पर देख सकते हैं। एक आदमी अगर मान लीजिए ए से देख रहा है, एक आदमी बी से देख रहा है, एक साथ एक ही समय पे भी देख सकता है और अलग अलग समय पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपने ए से देखा, एक बार बी से देखा, किसको, तारे को। ठीक है, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एक ही समय पे भी देख सकते हैं और अलग अलग समय पे भी तारे को देख सकते हैं। तो मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी, दो विभिन्न स्थितियां हैं पृथ्वी पर, या वेधशालाएं जहां दूरबीन रखी हुई होती है, दूरबीन की सहायता से आप देखते हैं। वेधशाला का मतलब ये होता है जहां दूरबीन होती हैं, तो वहाँ खगोलीय दूरदर्शियाँ होती हैं, बहुत बड़ी दूरदर्शियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से आप ग्रह, तारे, नक्षत्र इनको देखते हैं। जो ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं,
आपके अंतरिक्ष में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, तो उन वेधशालाओं के माध्यम से हम देखते रहते हैं आकाश में, तो हमें विभिन्न घटनाओं का पता चलता है। तो वहाँ दूरबीन लगी रहती है, दूरबीन के माध्यम से हम देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी हम उनको कह सकते हैं। तो मान लीजिए ए और बी पर 2 खगोलीय दूरदर्शियाँ हैं और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इस तारे को देख रहे हैं, 2 विभिन्न स्थितियों से ए और बी से तारे को देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस ए और बी जो दूरी है, ए और बी की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। ये ए और बी पर जो ये 2 विभिन्न स्थितियां हैं पृथ्वी पर, जहां से हम तारे एस को देख रहे हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, बी। इसको कहते हैं आधार, बी फॉर बेस, आधार कहा हमने यहाँ पर, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल बी हो गई। अब मान लीजिए कोई तारा है हमारे पास ई, ये तारा ई है, ये बहुत अधिक दूरी पर है। इस एस तारा, जो ये एस तारा है, इससे बहुत अधिक दूरी पर है ये तारा, यानी 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर है, ठीक है। ये तारा बहुत अधिक दूरी पर है, किससे है, इस एस तारे से बहुत अधिक दूरी पर है। तो जब ये बहुत अधिक दूरी पर होगा, ये तारा जो ई है, जो तारा ई है बहुत अधिक दूरी पर होगा, तो इसके लिए क्या होगा, जो ये ए बिंदु है और जो ये बी बिंदु है, इस ए बिंदु और बी बिंदु से ये तारा एक समान दिखाई देगा। वो ए के समानांतर भी होगा और बी के समांतर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये ई तारा है, ये ई तारा बहुत अधिक दूरी पर है। तो हम मान सकते हैं कि ये ए तारा, जो ई तारा है, ये ई जो स्टार है, ये ए और बी से क्या है, बी के समानांतर है। तो ये तारा ई है, ए, ये हमने 2 साइड दिखा दिया है, ये तारा एक ही है। यानी कहने का मतलब ए से भी वैसे ही दिखाई देगा, उसी स्थिति में दिखाई देगा, और बी से भी उसी स्थिति में दिखाई देगा। ये इसका मतलब ये ई तारा जो है ए के समानांतर है, और इसी तरह से ये जो ई तारा है बी के भी समानांतर है, ए के भी समानांतर। ए बिंदु जहाँ से हम देख रहे हैं, एस तारे को देख रहे हैं, ए और बी पृथ्वी पर हैं 2 बिंदु, ये ए और बी पृथ्वी पर हैं 2 बिंदु, तो ए तारे के समानांतर ये तारा ई भी है, और ये ई तारा जो है बी के समानांतर भी। यानी पृथ्वी पर जो 2 बिंदु हमने लिए, 2 विभिन्न स्थितियां ली है, वहां से इस ई की स्थिति, ई तारे की स्थिति क्या है, समांतर है उन 2 बिंदुओं के सापेक्ष, ए के भी समांतर और बी के समांतर, एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस एस ए को मिला देंगे, यहाँ पर एस ए को मिला दिया, तो अब यहाँ पर एक कोण बनेगा। देखो इसको मिला दिया हमने, ई ए एस, यहाँ पर एक कोण बनेगा यहाँ पर एक कोण, एस ए को मिलाया तो यहाँ पर एक कोण बना, उस कोण को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक कोण बना। अच्छा, पहले हमने ये नाम दे दिया एस ए, ये दूरी कितनी हो गई जो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर एस ए दूरी कितनी हो गई, डी, ये हरे रंग से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डी। और जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर, कौन सा कोण, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ई ए एस, यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पहले हमने इधर वाली भी डिस्टेंस दिखा दी, पहले ये दोनों हमने पहले मिला दिए, एस ए और एस बी, ये दोनों डी डिस्टेंस पर हैं, दोनों बराबर दूरी पर हैं, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी पर ये ए और बी है, क्योंकि ये जो तारा एस है ये बहुत अधिक दूरी पर है, तारा एस बहुत अधिक दूरी पर है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये ए और बी से लगभग बराबर दूरी पर है, ठीक है ना, डी दूरी पर है। तो यहाँ पर हमने ये कोण बना दिया, ये कोण हमने दिखा दिया, ई ए एस के बीच का ये कोण दिखा दिया। यहाँ पर कितना कोण बना, ये 5-1, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला कोण जो ई बी एस इस साइड में बना, ये कोण यहाँ पर जो कोण बना, ये हो गया कितना, 5-2। बात समझ में आई, फिर से समझ लीजिए इतना, यहाँ तक पृथ्वी है हमारे पास, पृथ्वी पर 2 पॉइंट है ए और बी, जहाँ से तारे एस को देखा जा रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, पृथ्वी से तारे एस की दूरी, यानी ये डी निकालनी है हमने, स्मॉल डी निकालना है हमने, पृथ्वी से तारे एस की दूरी। तो इसके लिए हमने पृथ्वी पे 2 पॉइंट लिए ए और बी, और इनके बेस की दूरी कितनी है, बी बेस, ठीक है। एक अनंत पर तारा है ई, बहुत अधिक दूरी पर है, जो ए और बी के क्या है, समानांतर है, ए और बी के समांतर, ए के भी समांतर है और बी के भी समांतर है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस साइड में, ये ई ए, इस पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर ई ए एस, ये कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, 5-1। और ये ई बी
एस जो दूसरा कोण बन रहा है दूसरी साइड में, ये कितना बन रहा है φ2। ठीक है, ये φ1 ग्रीक वर्ड है, ये मैंने आपको बोला था इस आगे हमने बहुत सारे प्रयोग करने, φ1 और φ2, ये φ1 है और ये φ2। यहाँ पर हम कोण किससे दिखा रहे हैं, फाई से, फाई। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं यहाँ एस से एक इस रेखा, जो ये रेखाएं हैं, ई ए रेखा है चाहे ई बी रेखा है, इसके समानांतर यहाँ एस से एक रेखा खींचूं, यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच दी है इसके समानांतर, ये वाली जो रेखा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इस वाली रेखा जो ई ए रेखा है चाहे ये ई बी रेखा है, इसके समानांतर है ये रेखा। ठीक है, कहाँ से खींची मैंने, एस से खींची, तारे से नीचे की ओर खींची, इमेजिन कर दिए। तो अब देखें यहाँ पर ये कोण फाई है, तो ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का कौन सा, ये वाला कोण जो है, इसके अंदर का जो कोण बनेगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा, φ1 ही होगा। क्यों, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। हमेशा याद रखिए कि अगर ये दो समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा एकांतर होंगे। तो ठीक यहाँ पर भी ये दो कोण बन रहे हैं, एक ये कोण बन रहा है और एक यहाँ पर ये कोण बनेगा। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, पहले ये रेड से दिखा दिया मैंने यहाँ पर, और ये किसके बराबर होगा, φ1। तो जो ये कोण है ये φ1 और ये वाला φ1, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, एकांतर कोण है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये φ2 कोण है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इस साइड में, इस रेखा से इधर यहाँ कोण बनेगा, ये क्या कौन सा बनेगा, φ2। उसको भी दिखा देते हैं यहाँ पर, ये φ2 हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, एक ये रेखा खींची जो ये वाली डॉटेड एस से जो नीचे की रेखा खींची है हमने, इमेजिन की, वो इस रेखा, इस ई ए और ई बी दोनों के समानांतर है। तो जब ये समानांतर होगी तो यहाँ पर ये एकांतर कोण बन रहा है, ये φ1 यहाँ पर इस φ1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, और इसी तरह से ये φ2 इस φ2 के बराबर होगा, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। ठीक है, तो जो अब ये टोटल कोण है यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कोण जो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना बनेगा, φ1 प्लस φ2 बनाइए पूरा कोण। तो ये कहलाएगा लंबन कोण, पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण, यानी ए एस बी के बीच जो ये कोण बन रहा है, ए एस बी के बीच जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ए एस, ये ए हो गया, ये एस हो गया बी, यहाँ पर जो ये ए एस बी के बीच जो कोण बन रहा है कितना है, ये φ1 प्लस φ2, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कोण, यहाँ पर φ1 है ये φ2 है, दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये φ1 प्लस φ2 क्या प्रदर्शित करेगा, आपका लंबन कोण। इसीलिए लंबन विधि द्वारा हम कर रहे हैं। तो ये लंबन कोण है, इतना लंबन आ रहा है, इतना लंबन कोण बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, पहले ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, जो चीज़ें अभी हमने बताई कि माना एक तारे एस, ये तारा एस एस से दूरी ज्ञात करनी, तारे एस की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी, ये तारे की जो एस तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी, ये स्मॉल डी निकालना है आपने। ठीक है, आगे है, यदि इस तारे को पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों या वेधशालाओं, जो हमने कहा था ए और बी, दो विभिन्न स्थितियां हैं, से एक ही समय पर या अलग अलग समय पर दो विभिन्न स्थितियों से, ए और बी दो विभिन्न स्थितियां हैं, तो एक ही समय पर भी देख सकते हैं, अलग अलग समय पर भी देख सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से आप देखते हैं, दूरदर्शी होती है, दूरबीन आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश सामान्य भाषा में, पर जो साइंटिफिक नाम क्या है, खगोलीय दूरदर्शी, टेलीस्कोप जिसको कहते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं इनको। खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, बी है, स्मॉल बी है। अब आगे हमने क्या लिखा है इसमें, जो चीज़ें हमने बताई, माना पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर एक तारा क्या है, ये ई है, बहुत अधिक दूरी पर पृथ्वी से, जिसकी दिशा ए और बी दोनों के समांतर, जिसकी दिशा ए और बी के क्या है, समांतर, ए के भी समांतर है और बी के समांतर है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, ये जो ये φ1 प्लस φ2, ये φ1 प्लस φ2 क्या बना, एक लंबन कोण बना, क्या बना, लंबन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले ये φ1 और ये φ2 जब आप खगोलीय दूरदर्शी से देख रहे हैं, एक बार आपने तारे को देखा, यहाँ ए से खगोलीय दूरदर्शी, एक बार तारे को देखा, एक बार इस तारे को देखा, तो इसके बीच का एक कोण φ1 निकाल दिया। क्या करना है आपने, खगोलीय दूरदर्शी कहाँ पर है, आपकी ए पर है, आपने एक बार तारे एस को देखा, एक बार तारे ई को देखा सीधा करके, तो ये φ1 निकाल दिया आपने, φ1 खगोलीय दूरदर्शी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर ये
एक बार जब बी पर है आप, एक बार आपने तारे एस को देखा, एक बार तारे ई को देखा, तो यहाँ पर देखा कितना दर्शन कोण बन रहा है, वो φ2 निकाल दिया, ठीक है। और वो φ1 φ2 ये लंबन φ1 + φ2 क्या बताएगा यहाँ पर, ये लंबन कोण को बताएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यही लिखा हमने यहाँ पर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा कोण EAS φ1 जो है और कोण EBS φ2 को माप लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी द्वारा। यदि तारे S की पृथ्वी से दूरी d है, अभी हमने पीछे देखा d है, जो तारा S था उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, d थी, और ये भी कितनी थी यहाँ पर d थी, पीछे हमने देखा। तो अब हमने कौन सा सूत्र प्रयोग करना है, जो अभी हमने पहले भी किया था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चाप कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर चाप ये होगा, जो ए बी है, यहाँ पर जो पृथ्वी पर हमने ए बी 2 पॉइंट लिए, ये चाप को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये तारा एस है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी है, ये डी है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर चाप हम कौन सा लेंगे, ये जो ये ए बी है, ये चाप जो है, ये चाप ए बी है, ठीक है। जो ये बी दूरी हम ले रहे हैं, इसको हम चाप मानेंगे यहाँ पर। तो ये कोण कितना हो गया यहाँ पर, कोण जो था φ1 + φ2, अभी हमने देखा जो कोण बन रहा था यहाँ पर ए और बी के बीच, पीछे हमने जो चित्र बनाया उसमें ए तारे एस, जो तारा एस था उसके ये हमने एक डॉटेड लाइन खींची थी, यहाँ ये φ1 कोण बन रहा था और यहाँ कितना बन रहा था, ये φ2 कोण बन रहा था, ठीक है। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया था, तो कितना कोण आया था, लंबन कोण φ1 + φ2। चाप कितना है, चाप ए बी है, अभी हमने बताया चाप ए बी लेंगे आप, जो नीचे ए और बी के बीच की दूरी है, बटा डी कौन है, त्रिज्या। बात समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये नीचे आप पृथ्वी पर ए और बी 2 बिंदु ले रहे हैं, पीछे चित्र में आपने अभी देखा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये तारा एस था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम डी ले रहे थे, ये जो हमें ज्ञात करनी है पृथ्वी से, ये पृथ्वी पर है ना ए बी बिंदु, तो यहाँ से तारे एस की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये कोण कितना बन रहा है, ये φ1 + φ2 कोण बन रहा है। तो चाप ए बी इसको लिया हमने, चाप ए बी है जो पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल बी, और डी ये हो गई है त्रिज्या, इस समय कौन हो गई, ये पृथ्वी के बिंदु ए से एस तक की दूरी, तारे तक की दूरी, या बी से एस तक की दूरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये लिख देंगे, देखो क्योंकि पृथ्वी और तारे एस के बीच की दूरी डी है, पृथ्वी और जो तारा एस है उसके बीच की दूरी हमने कितनी दूरी ले रहे हैं, स्मॉल डी ले रहे हैं, जिसको हमने निकालना है। और वो दूरी क्या है, जो पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं ए और बी, जो बिंदु बी हैं, जो ये पृथ्वी पर हमने 2 बिंदु लिए हैं ए और बी, इसकी तुलना में ये जो दूरी होगी, ये वाली, ये जो स्मॉल बी दूरी है दोनों के बीच की दूरी, उसकी तुलना में ये स्मॉल डी, इस तारे एस तक की दूरी, इस बी से तारे तक की दूरी है, ए से तारे तक की जो ये दूरी डी है, ये बहुत अधिक है, डी दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी डी इज ग्रेटर देन बी के है। बी किसके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, तो ये डी बहुत अधिक है बी से, तो डी बहुत अधिक है बी से। तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ ये है कि जो चाप ए बी है उसको आप जो ए बी बराबर बी है उसके बराबर लिख सकते हैं, यानी व्यास ए बी लिख सकते हैं। चाप ए बी को क्या लिख सकते हैं, व्यास ए बी लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख दिया है, चाप ए बी बराबर व्यास ए बी हो जाएगा। और व्यास ए बी कितना है आपके पास, स्मॉल बी है, जो दोनों के बीच की दूरी है, पृथ्वी पर 2 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल बी है। तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये φ1 + φ2 जो पीछे सूत्र था। तो चाप ए बी की जगह कितना लिख दिया हमने, व्यास ए बी बटा डी, डी पृथ्वी से तारे एस तक की दूरी। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बराबर, ये डी यहाँ चला जाएगा और ये φ1 + φ2 नीचे आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने स्मॉल डी की दूरी निकालनी है। तो ये आ जाएगा, ये स्मॉल डी बराबर व्यास ए बी बटा φ1 + φ2, φ1 + φ2 यहाँ बटे में आ गए, लंबन कोण, और डी ऊपर आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस व्यास ए बी की जगह क्या रख देंगे, अब बी रख देंगे, स्मॉल बी, जो ए और बी के बीच की दूरी है, जिसको हम आधार कह रहे थे बी। तो व्यास ए बी का मान कितना हो जाएगा,
स्मॉल b। ठीक है, तो इस मान को रख देते हैं। आप पीछे चित्र में भी देख सकते हैं, जो हमने पीछे अभी चित्र डिस्कस किया। तो ये आ जाएगा d बराबर व्यास ए बी की जगह कितना आ जाएगा b और बटा ये जो लंबन कोण है φ1 + φ2। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम किसी तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें जो पृथ्वी पर दो स्थितियां जो हैं हमारी, जहाँ से हम तारे को देख रहे हैं, वो उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी यानी आधार हमें ज्ञात हो, b हमें ज्ञात हो, और जो लंबन कोण दोनों स्थितियों के कारण, तारे का जो लंबन कोण बन रहा है दोनों स्थितियों के कारण, तो φ1 + φ2 वो हम खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हमें ये दोनों मान ज्ञात हैं, b और φ1 + φ2 जो लंबन कोण हमें ज्ञात है, तो हम किसी भी तारे की जो 100 प्रकाश वर्ष दूरी से कम दूरी पर हों, उन खगोलीय पिंडों की या तारों की हम क्या कर सकते हैं, दूरी पृथ्वी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लंबन विधि द्वारा किसी तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात की जा सकती है। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है, 100 प्रकाश वर्ष दूरी तक के तारों की ही दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, उससे अधिक के लिए ये विधि अप्लाई नहीं होती है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।